इस वीडियो को देखने से पहले जिसने भी इसके पार्ट 1 को नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि फिलिया के पास सेंट ऑफ बोलमन ग्रेस मटिलास पहुंची है। फिलिया ग्रेस का स्वागत करती है, लेकिन ग्रेस तो खुद फिलिया की बहुत बड़ी फैन है। वो फिलिया से मिलकर काफी खुश है क्योंकि वो फिलिया को अपना आइडल मानती है और ग्रेटेस्ट सेंट भी। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब ऑसवेल्ड ने फिलिया को एक मेंटोर बनने के लिए कहा था, तब उसने एक सेंट का मेंटोर बनने के लिए उसे कहा था। सारी जानकारी उसने फिलिया को तभी दे दी थी। और जो पिछली सेंट थी मटिलास फैमिली का ही पार्ट थी और उन्होंने अब बर्नाकोर्टर से रिक्वेस्ट करी है कि सेंट फिलिया एक सेंट को यानी ग्रेस को ग्रेट प्योरिफिकेशन सर्कल सिखा दे। और इसके लिए मटिलास फैमिली ने अपनी चौथी बेटी ग्रेस को यहाँ पर भेजा है। अब प्रेजेंट टाइम में बटलर उससे पूछता है, फिलिया क्या आप सच में एक दूसरे देश की सेंट को ये सिखाने वाली हो? फिलिया बताती है कि ग्रेट प्योरिफिकेशन सर्कल किसी से छुपा नहीं है। इसे परफॉर्म करने के लिए एशियंट मैजिक को करना पड़ता है, जिसके लिए एशियंट लैंग्वेज आना जरूरी है। और जहाँ तक मुझे पता है मटिलास फैमिली अपने सेंट्स को ट्रेनिंग के दौरान एशियंट लैंग्वेज सिखाती है और इसीलिए शायद ग्रेस को ये स्किल सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगले दिन हम देखते हैं कि फिलिया ग्रेस को ट्रेनिंग दे रही है और अब फिलिया उससे बोलती है कि आज हम नेचर के मैजिक यानी कि माना को यूज करना सीखेंगे। ये सुनकर ग्रेस उससे पूछती है कि आखिर माना होता क्या है, मैंने ये पहले नहीं सुना है। फिलिया बताती है कि आमतौर पर जब हम मैजिक यूज करते हैं तब हम अपने अंदर की पावर को यूज करते हैं, लेकिन जब हम नेचर से पावर लेते हैं तो उसे ही माना कहते हैं। और एशियंट रिचुअल जैसे कि ग्रेट प्योरिफिकेशन सर्कल इतने बड़े मैजिक को कास्ट करने के लिए हमें नेचर की पावर की जरूरत पड़ती है। अब वो ग्रेस से कहती है कि अब तुम ध्यान लगाकर अपने आसपास की नेचर से माना को सेंस करने की कोशिश करो। ग्रेस काफी देर तक ऐसा करती है और काफी देर करने के बाद वो बोलती है कि मैं सेंस नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मुझे इतना सेंस हो रहा है कि नेचर के अंदर भी पावर है। ये सुनकर फिलिया बोलती है, अगर तुम इतना पता कर सकती हो तो तुम्हें थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है, फिर तुम उसके साथ इंटरेक्ट भी कर पाओगी। जिसके बाद फिलिया खुद एक एशियंट मैजिक को इस्तेमाल कर दिखाती है, जिससे वो पूरी चमकने लगती है। वो बताती है कि ये शाइनिंग जो तुम मेरे अगल बगल देख पा रही हो, इसे ही माना कहते हैं और अगर तुम इसे देख पाओगी तो शायद तुम इसे कर भी पाओगी। लेकिन ग्रेस फिलिया को देख के हैरान थी। वो बोलती है कि आप काफी सुंदर लग रही हो। फिलिया सोचने लगती है कि एक सेंट दूसरे देश की जिससे मैं कभी जानती नहीं, ना ही उससे कभी मिली हूँ, आखिर वो मेरी बात पर भरोसा क्यों करेगी? तब ग्रेस बोलती है कि आपकी बुक मेरे लिए बाइबल से कम नहीं है। तब फिलिया को याद आता है कि उसने बहुत पहले ही अपनी बुक्स को पब्लिश कर दिया था। वो बताती है कि उसमें इतना कुछ खास भी नहीं है, जिस पर ग्रेस बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, मेरे बुरे वक्त में आपकी बुक्स ने मेरा बहुत साथ दिया। मैं अपने घर की चौथी बेटी हूँ, इसलिए मेरे पास कोई भी नेचुरल टैलेंट नहीं है, लेकिन आपकी बुक्स मेरे काफी काम की थी और इसीलिए मैं एक दिन आपकी तरह ही बनना चाहती हूँ। मैं हमेशा से ही आपसे मिलना चाहती थी और आपसे कहना चाहती थी कि शुक्रिया इन सब चीजों के लिए। तब फिलिया को याद आता है कि जब उसने बुक को लिखा था और पब्लिश कर दिया था, तब उसकी माँ ने बुक उसके सामने ही फाड़ दी थी और उसे बहुत डांटा था। प्रिंस जूलियस ने भी उसे बहुत डांटा था, उस पर काफी गुस्सा किया था, उसकी सारी बुक को पब्लिश करना बंद कर दिया था और बच्चियों को जला दिया था। अब फिलिया सोचती है कि उस टाइम मुझे बुक लिखकर काफी रिग्रेट हुआ था, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि जिस दुनिया में मैं रहती थी वो काफी छोटी थी। इसके बाद चाय पीते वक्त ग्रेस फिलिया से बोलती है कि आपका समझाने का तरीका काफी साफ और काफी सीधा है। जिस पर फिलिया बताती है कि मैं तो बस अपने टीचर की तरह बनने की कोशिश कर रही हूँ। जिस पर ग्रेस पूछती है कि क्या आपकी टीचर रिटोनिया की पिछली सेंट थी? जिस पर फिलिया हाँ बोलती है और उनका नाम हिल्डेगर एग्नोर है और मेरे पिताजी की बड़ी बहन थी। ग्रेस के पूछने पर कि वो कैसी थी, फिलिया बताती है वो काफी ज्यादा ही स्ट्रिक्ट थी। उन्होंने मेरे सर्वाइवल के लिए मुझे बर्फ में छोड़ दिया, रेत में धंसा दिया और कीलों के ऊपर सुला दिया, जिस वजह से मेरे मैजिक की पकड़ और कंट्रोल काफी सही हो गया। ग्रेस पूछती है कि उनके इतने स्ट्रिक्ट होने के पीछे कोई कारण था। तब फिलिया याद करती है कि एक बार हिल्डेगर ने उसे बताया था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे नफरत करते हैं और मेरा रिलेशन तुम्हारे पेरेंट्स के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है और तुम बिल्कुल वैसी दिखती हो जैसी मैं जवानी में दिखती थी। यही कारण है कि मैं तुम्हें सिखा रही हूँ ताकि फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम इसे आसानी से हैंडल कर सको। अब फिलिया याद करते हुए सोचती है कि शायद उस टाइम पर वो मेरी केयर कर रही थी इस टाइम के लिए। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि फिलिया रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ रही होती है, जिसमें उसे लॉजिक बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था और इसीलिए वो लीना से काफी सारे सवाल करने लग जाती है। और तभी यहाँ पर बटलर भी आ जाता है, जो कि हिमारी का लेटर लाया था जिसमें लिखा था कि डिलीवरी कंप्लीट हो चुकी है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि फिलिया और ग्रेस दोनों ही सेंट एलिजाबेथ की ग्रेव पर आए हैं, क्योंकि एलिजाबेथ ग्रेस की कजन सिस्टर थी। दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर फर्स्ट प्रिंस राइनहार्ट आ जाते हैं, जो ग्रेव पर फ्लावर चढ़ाने के बाद बताते हैं कि एलिजाबेथ और मेरी एंगेजमेंट हो चुकी थी, उन्हें ये फ्लावर्स काफी ज्यादा पसंद थे। राइनहार्ट को ऐसा बोलता देखकर फिलिया समझ जाती है कि वो अभी भी एलिजाबेथ से प्यार करते हैं और जब वो यहाँ से जा रहा होता है तब फिलिया सोचती है शायद लोग प्यार की गहराई में डूब जाते हैं, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं कि प्यार होता क्या है और मुझे ये पता होगा भी कैसे। मैंने हमेशा ही लोगों का प्यार पाने की कोशिश करी है, न कि कभी दूसरों को प्यार दिया है। इसके बाद घर पर लीना को फिलिया को देखकर एक आइडिया आता है और उसे वो एक डिलीवरी का काम देती है। फिलिया डिलीवरी लेते हुए पहुंच जाती है और वो देखती है कि वो तो ऑसवर्ल्ड के यहाँ पहुंच चुकी है। ऑसवर्ल्ड फिलिया को
देखकर खुश हो जाता है और फिर उससे टोकरी लेते हुए बोलता है कि इसके अंदर हम दोनों के लिए खाना है, तो क्या तुम मेरे साथ खाना खाना चाहोगी। नेक्स्ट सीन में दोनों ही खाना खा रहे होते हैं और फिलिया गार्डन को देख के बोलती है कि काफी अच्छा है और ये इसे खुद मैनेज करता है, पर आखिर ये ऐसा करता क्यों है। तभी ऑसवर्ल्ड बोलता है कि तुम यही सोचे होगी कि आखिर मैं ये सब क्यों करता हूँ। असल में मुझे राजगद्दी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और जब भी मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो बाकी नोबल्स मुझे उकसाते रहते हैं राजगद्दी के लिए, लेकिन मुझे इसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपनी फैमिली और अपने किंगडम से बहुत प्यार करता हूँ और इसीलिए मैं एक लापरवाह प्रिंस बनने की कोशिश करता हूँ जिससे कोई भी मेरे पीछे पॉलिटिक्स नहीं करेगा। ये बात सुनकर फिलिया ऑसवर्ल्ड से काफी इम्प्रेस हो चुकी थी। वो सोचती है कि एक प्रिंस होने से पहले वो एक अच्छा आदमी है। फिर फिलिया बताती है कि कल मैंने राइनहार्ट को ग्रेवयार्ड में देखा था। ये सुनकर ऑसवर्ल्ड बताता है कि मेरे बड़े भाई राइनहार्ट सेंट एलिजाबेथ से काफी ज्यादा प्यार करते थे। वो हमेशा कहते थे कि एक टीम का फर्ज होता है सेंट को बचाना, लेकिन जब सेंट एलिजाबेथ की डेथ हो गई तब राइनहार्ट काफी ज्यादा गम में डूब गया क्योंकि वो उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और साथ ही अपने प्यार को नहीं बचा पाया। उसी दिन के बाद से उसने खुद को किंगडम के काम में उलझा दिया और ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग है कि ऐसी सिचुएशन में मैं उसकी मदद नहीं कर पा रहा। मैं चाहता हूँ कि वो भी अपनी किसी हॉबी में अपना टाइम बिताए मेरी तरह। मैं जब भी लोगों से मिलता हूँ उन्हें खुश देखता हूँ तो मुझे भी काफी खुशी होती है। वैसे आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। ये सुनकर फिलिया एकदम ब्लैंक पड़ जाती है, पर तब उसके सामने काफी मुस्कुराते हुए चेहरे आते हैं, जिसके बाद वो बोलती है कि एक सेंट बनने के बाद मुझे लगा था कि मुझे अपनी पर्सनल फीलिंग्स को हमेशा दबा के रखना चाहिए। एक सेंट के तौर पर मुझे अपना जीवन उसके काम में ही झोंक देना चाहिए, पर असल में मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स को खुश करने की कोशिश कर रही थी और मैं इसमें नाकाम रही। पर उसके बावजूद मैंने काफी सारे लोगों को काफी खुश करा है। ऑसवर्ल्ड बोलता है कि अगर उन्हें तुम्हारा काम अच्छा नहीं लगा तो क्या फर्क पड़ता है, तुम बहुत अच्छा काम करती हो, ये मुझे पता है। ये सुनकर फिलिया खुश होती है और ऑसवर्ल्ड को शुक्रिया बोलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब ग्रेस मानो को सेंस और कंट्रोल करना सीख रही है। दूसरा प्रिंस राइनहार्ट ऑसवर्ल्ड को बुलाते हैं और लेटर देते हैं, जो देखकर ऑसवर्ल्ड हैरान हो जाता है और कहता है कि पता नहीं क्यों लेकिन गिटोनिया ने सेंट फिलिया को वापस मांगा है। के बाद हम प्रिंस जूलियस को देखते हैं जो कि मिया से बोलते हैं कि क्या सच में डीमन रिलीफ इतना करीब आ चुका है, आपने इसके लिए कोई योजना बनाई है, आखिर आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन तब मिया अपने उस डिसीजन के बारे में सोच रही होती है। जब हिमारी ने उससे पूछा था कि क्या आप यहाँ से निकलना चाहेंगी, तब मिया ने मना करते हुए कहा था कि इस किंगडम ने मेरी बहन को बाहर निकाला है, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। प्रिंस जूलियस बोलता है कि आपने अपनी बहन की बुरी आदतें अपना ली हैं, इन चीजों में फालतू सैनिक और पैसा ही बर्बाद होगा, ये तो आपने देखा ही है। तब मिया यहाँ पर उन पैसों की बात करती है जो पैसा इन लोगों को फिलिया को पन्नाकोटा भेजकर मिला था, पर तब प्रिंस बताता है कि उसने सारा पैसा अपनी गोल्डन से स्टैचू बनाने में लगा दिया है। और ये सुनकर मिया बिल्कुल शॉक हो जाती है कि मिया की बहन को बेचकर इसने अपनी खुद की स्टैचू बना लिया। तब प्रिंस बोलता है कि मैं आपका भी एक स्टैचू बनवा दूंगा। मिया मन में सोचती है कि ये राज्य और राजा तो बर्बाद हो जाएंगे। तभी यहाँ पर प्रिंस के फादर यानी किंग आ जाते हैं। वो आते ही मिया से पूछते हैं कि ये सच में डीमन रिंग पास आ रहा है, लेकिन जूलियस बोलता है कि ये तो सिर्फ एक औरत है, आपको इनकी सुनने की कोई जरूरत नहीं है फादर। लेकिन तब किंग उसे चुप करा देते हैं और बोलते हैं मॉन्स्टर्स के बारे में सेंट से ज्यादा कोई नहीं जानता है और ऊपर से तुमने फिलिया को मेरी इजाजत के बगैर दूसरे देश में बेच दिया है। क्या तुम इससे संतुष्ट नहीं हो, आखिर तुम चाहते क्या हो। मिया मन में सोचते हैं कि मैं जानती थी मेरी बहन को बेचने का आइडिया पूरी तरह से प्रिंस का ही था। किंग मिया को आगे कंटिन्यू के लिए बोलते ही है कि तभी उनकी तबीयत खराब होने लगती है और तभी उनके दो सर्वेंट आ जाते हैं। मिया बोलती है कि इनकी दवाई इन्हें जल्दी से ला कर दो, लेकिन तब सर्वेंट बताते हैं कि वो तो खत्म हो चुकी है। तब मिया बोलती है कि तो बना लो, मेरी बहन ने आपको उसकी रेसिपी तो दी ही होगी। तब सर्वेंट बताते हैं कि वो हमसे खो चुकी है। तब मिया प्रिंस जूलियस को स्माइल करते हुए देखती है और वो समझ जाती है कि फिलिया को यहाँ से दूर भेजने का असली कारण क्या है। प्रिंस चाहता है कि उसके फादर मर जाएं ताकि वो यहाँ का किंग बन सके और उसे पूरी आजादी मिल जाए। प्रिंस यहाँ पर झूठे मन से कहता है कि मेरे फादर एक अच्छे वॉरियर थे, वो काफी अच्छे हैं। लेकिन मिया को दिखता है कि प्रिंस तो अपने फादर की वार्निंग को भी सीरियस नहीं ले रहा है। प्रिंस बोलता है कि मिया आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। तब मिया झूठे मन से बोलती है कि मैं तो डर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि कल मेरे मिशन में आप भी मेरे साथ आएं। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंस जूलियस और उसके सारे सैनिक और साथ ही मिया सभी मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। प्रिंस की यहाँ पर बहुत फट रही होती है। मिया बताती है कि उसका प्लान ये था कि वो प्रिंस को फ्रंट लाइन में लाएगी, जहाँ से कि वो मॉन्स्टर को खुद अपनी आंखों से देख सके और उसकी आंखें खुल जाए और वो समझ सके कि उसके राज्य के लिए क्या जरूरी है। लेकिन प्रिंस की तो यहाँ पर बहुत ज्यादा फट रही थी। मिया मॉन्स्टर्स को हराते ही जा रही थी। तभी प्रिंस उससे बोलता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, शायद मुझे कैसल वापस चले जाने चाहिए। तब मिया बोलती है कि नहीं, क्या आप मुझे ऐसे ही छोड़कर जाओगे, आप देख नहीं रहे यहाँ पर कितने खतरनाक मॉन्स्टर हैं। तब प्रिंस बोलता है कि ये तो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है और मिया मन में सोचती है क्या ये अंधा है। अब वो यहाँ से
से जाने लगता है कि तभी उसके पीछे से भी काफी सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। वो डर के मारे पूछता है कि आखिर ये आ कहाँ से रहे हैं। तब मिया बोलती है कि सोचिए कि ये अगर इसी तरह से हमारे पूरे किंगडम में फैल जाए तो एक ऐसी दुनिया जहाँ पर आपका कैसल भी सेफ नहीं होगा। तब जूलियस हड़काते हुए बोलता है कि मैं औरत से ऑर्डर सुनने के आदी नहीं हूँ, आप मुझे फिलिया की तरह ऑर्डर ना दीजिए। मिया क्या तुम भी मुझे फिलिया की तरह अपमानित करने की कोशिश कर रही हो। मिया सोचती है कि आखिर ये मेरी बहन से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करता है। प्रिंस मिया के पीछे छुप जाता है और डरते बोलता है कि प्लीज मिया मुझे बचाइए। मिया मन में सोचती है कि एक औरत के पीछे छुपना ये कितना शर्मनाक हो सकता है। वो अब यहाँ पर सारे मॉन्स्टर्स को हरा देती है और तब प्रिंस बोलता है ये मेरी गलती नहीं है, ये फिलिया की गलती है, उसने हमें अबेंडन कर दिया, मैं उसे वापस लाऊंगा और इन सारे मॉन्स्टर्स को मरवाऊंगा। तब मिया बोलती है कि ये इतना इजी है, मुझे नहीं लगता कि बर्ना कोटरा वाले आपको फिलिया को वापस भी देंगे, चाहे आप उसके लिए दुगना भुगतान ही क्यों ना कर दे। तब प्रिंस बोलता है कि दुगना भुगतान नहीं, वो तो सिर्फ कुछ मामले से ही बैजेस बना सकती है, तुम भी तो ऐसा कर सकती हो, तुम्हें जितना आता है उतना करने में लग जाओ, तुम मेरी वाइफ बनोगी। मिया उन्हें सोचती है कि मैं चाहे कुछ भी कर लूँ ये नहीं समझेगा, डेमन रिल्म करीब आता जा रहा है, आखिर मुझे क्या करना चाहिए। इसके बाद हम एक लेडी को देखते हैं, तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और लड़की के साथ फ्लर्ट करने लगता है, पर तभी एक और लेडी आकर उसका गला ही काट देती है। ऐसा देखकर वो दूसरी लेडी डर कर यहाँ से भाग जाती है। हम देखते हैं कि मुंडी कट होने के बावजूद वो बोल रही होती है। यहाँ जिसने उस बंदे की मुंडी काटी थी वो बोलती है अगर तुमने ये दोबारा किया तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। आदमी बोलता है कि बड़ी बहन अगर आप ऐसा करेंगे तो हर कोई डर जाएगा। अब वो बड़ी बहन बोलती है कि मैं तो यहाँ पर असल में आर्चर डीमन SMNS, भाई मैं नाम नहीं बोल पा रहा हूँ, क्या नाम है उस डीमन का, जो भी हो ये लड़की उस डीमन के वापस आने के बारे में लेकर चिंतित है। तो वो बंदा बोलता है कि वो तो मेरी ही फैमिली से है। अब यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन होगी, मैं बता देता हूँ, ये दोनों भाई बहन हैं असल में और शायद डीमन भी हैं। यहाँ ये लड़की बताती है कि जो वो डीमन था उसे 4000 साल पहले एक सेंट ने सील कर दिया था, लेकिन अब वो सील थोड़ी थोड़ी वीक होती जा रही है, अगर कुछ भी होता है तो वो बाहर आ जाएगा। अब हमें लड़के का नाम पता चलता है जो कि होता है मेमोस द डीमन और इसकी बड़ी बहन का नाम है अर्चर नोटिस। वो लड़की कहती है कि इसीलिए चर्च ने हमें भेजा है और वो दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद हम जूलियस को देखते हैं जो कि बोलता है जब से मैंने फिलिया को बेचा है मेरे साथ बुरा होते ही जा रहा है। प्रिंस बताता है कि जब वो छोटा था तब उसकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट थी, वो एक चमत्कारी बच्चे से कम नहीं था, वो बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन तब तक जब तक सेंट फिलिया नहीं थी सब उसे परफेक्ट ब्यूटी भी बोलते थे, वो हमेशा ही मेरे ओपिनियंस को गलत साबित कर देती थी। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है। प्रिंस पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर कब आए। वो बताता है कि मैं थोड़ी देर पहले ही आया। वो बोलता है कि मैंने आपकी सारी बात सुन ली है, मुझे लगता है कि ये टाइम आ चुका है, हमें दिखाना होगा हमारे पड़ोसी राज्य को और साथ ही सैंड्स को कि आखिर आप क्या कर सकते हैं। प्रिंस बोलता है कि मैं बस इतना ही कर सकता था, लेकिन तब आदमी बोलता है कि हमारे पास अभी भी सेंट फियाना का खजाना है। जूलियस बताता है कि उसने भी उसके बारे में सुना है, लेकिन तब आदमी बोलता है कि वो असल में पुराने चर्च के नीचे है, हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तब जूलियस बोलता है कि कोई मुझे ये नहीं बता सकता कि मुझे क्या करना चाहिए। वो आदमी बोलता है कि आपने सही कहा, अब ये टाइम आ चुका है हमारे पड़ोसी राज्य को दिखाने का। प्रिंस उसकी बातों में आ जाता है और बोलता है हाँ तुमने सही कहा, और मिया तो इसके लिए मना भी नहीं कर पाएगी और न ही मेरे फादर। वो आदमी मुस्कुराते हुए बोलता है हाँ मैं यही तो चाहता था। अब वो बाहर आता है और हम देखते हैं कि वो किसी शक्ति के काबू में होता है जो कि अब हट जाती है। इसके बाद हम फिलिया और ओसवाल्ड को देखते हैं जहाँ ओसवाल्ड बोलता है कि ब्रिटोनिया आपको वापस चाहता है, लेकिन आप जानते हैं कि ग्रेट प्योरिफिकेशन सर्कल जो आपने बनाया है उसके लिए आपको यही रहना होगा, तो मैंने इसके बदले कुछ और वहाँ पर करने का सोचा है, लेकिन मुझे पता है कि प्रिंस उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने एक समझौता सोचा है। वो क्रिटोनिया पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है तो हम यहाँ से अपने कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट सिपाही भेजेंगे। फिलिया पूछती है सैनिक, जिस पर बोलते हैं हाँ आपने सही कहा, ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे कि हमारे बटलर हैं उसी तरह से वो सारे भी स्ट्रॉन्ग होंगे। मैं आपकी फीलिंग को समझता हूँ, वो आपका घर था और मैं जेन्युइनली उनकी मदद करना चाहता हूँ, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी मदद के लिए फिलिया उसको शुक्रिया बोलती है और फिर वो बोलती है कि मुझे माफ करना, मैंने आपको चाय पूछी ही नहीं। इसके बाद वो ओसवर्ड के लिए चाय लेने जाती है और लीना को अपने साथ लेकर जाती है मदद के लिए। देखकर ओसवर्ड कहता है कि चलो कम से कम ये अपनी डेली लाइफ में मदद मांगना सीख रही हैं और इसके लिए प्रिंस और बटलर दोनों ही खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में फिलिया ग्रेस को माना कंट्रोल सिखा रही होती है। तभी यहाँ बटलर हिमारी का लेटर लेकर आता है। फिलिया उसे पढ़ती है जिसके अंदर लिखा रहता है कि इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उनकी दवाई की विधि को नष्ट कर दिया गया है। ये पढ़ने के बाद फिलिया बोलती है इसके अंदर काफी कुछ लिखा है जो मैंने सबको बताया नहीं है। मिया के हिसाब से इन सभी षड्यंत्र के पीछे प्रिंस जूलियस का ही हाथ है और मेरी बहन ने आने से इसलिए मना किया क्योंकि वो अपने देश को नष्ट होता हुआ नहीं देख सकती। अब फिलिया बटलर से बोलती है कि हमें हिमारी की मदद से ये दवाई किंग तक पहुंचानी होगी जो उन्हें पूरी तरह से ठीक कर देगा। फिलिया मन में सोचती है कि अगर राजा एक बार ठीक हो गए तो राज्य भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और ठीक होने के बाद वो बर्नाकोटा के शूरवीरों के साथ मिलकर अपने राज्य की रक्षा कर पाएंगे, जिससे मिया के ऊपर का कुछ बोझ तो कम होगा। दूसरी तरफ मिया हिमारी से बोलती है कि इन सबके पीछे प्रिंस जूलियस का हाथ है, मैं सोच रही हूँ कि उन्हें मार दूं। तब हिमारी उसे सजेशन देने लग जाती है कि उसे किस तरह से उसे मारना चाहिए, जहर
से या निडर से। मिया उसे ऐसे करने से मना करती है क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो दोनों राज्यों के बीच में लड़ाई छिड़ जाएगी। हिमारी पूछती है कि आखिर आप प्रिंस जूलियस को किस तरह से सजा देना चाहती हो, जिस पर मिया कहते हैं कि मैं चाहती हूँ उसने जो भी मेरी बहन के साथ किया है उसके लिए वो पूरी तरह से उनसे माफी मांगे और शर्मिंदा हो, उससे उसके प्रिंस का दर्जा छीन लिया जाए, उसे राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। तब हिमारी बोलती है कि एक सेंट के तौर पर आप ये कर सकती हैं। हिमारी बोलती है हाँ तुमने सही कहा, मैं सेंट हूँ, मैं लोगों की प्रोटेक्टर हूँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन क्या ये सब खत्म होने के बाद मैं एक सेंट भी रहूंगी? और मुझे तो याद ही नहीं कि मैं किस तरह की सेंट बनना चाहती हूँ। वो अपने बचपन को याद करती है जहाँ पर उसकी टीचर से पता चला था कि उसकी बहन को सर्टिफिकेट मिल चुका है और वो एक सेंट के तौर पर अपना काम करने वाली है। शुरुआत से ही उसके घर वालों ने उसे कुछ नहीं बताया। एक दिन उसकी मम्मी उसे आकर बताती है कि फिलिया ने डिसीजन लिया है कि वो सेंट के लिए चर्च में रहकर ही काम करेगी। मिया मन में सोचती है कि फिलिया मेरे से 1 साल ही तो बड़ी है, मुझे याद है कि हमने बचपन से अपना साथ कभी नहीं छोड़ा था। अब वो अपना भेष चेंज कर अपनी बहन को देखने जाती है जो कि यहाँ पर एक लाइट बेरर बनाने वाली है। पर तभी जंगल के रास्ते में उसको एक मॉन्स्टर दिख जाता है। वो डर जाती है, उसे लगने लगता है कि ये लाइफ का उसका अंत है। वो यहाँ पर अपनी बड़ी बहन को याद कर रही थी। तभी फिलिया आती है और मॉन्स्टर को मार देती है। मिया के भेष चेंज होने के बावजूद फिलिया उसे पहचान चुकी थी। वो उसे फेयरवेल बोलकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद मिया अपनी बहन को एक लाइट बेरर बनाते हुए देखती है और बोलती है कि ये तो इनक्रेडिबल है, मैं भी लोगों की मदद करना चाहती हूँ, मैं सेंट बनना चाहती हूँ अपनी बहन की तरह। हाँ मैं एक सेंट बनना चाहती हूँ। उसी दिन से मैंने सोच लिया था कि मैं एक सेंट बनूंगी अपनी बहन की तरह। मेरी बहन जो कि बहुत दयालु है, वो इतनी दयालु है कि वो कभी भी किसी की बातों का उल्टा नहीं मानती है। उसने कभी भी दूसरों के लिए अपने मन में नफरत नहीं रखी बल्कि उनके लिए प्रे ही करी है। प्रेजेंट टाइम में वो रोते हुए बोलती है कि मैं भी अपनी बहन की तरह बनना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर सकती। मैं उन्हें माफ करना नहीं चाहती जिन्होंने मेरी बहन को यहाँ से निकाला है। तब हिमारी बोलती है कि आपको रोने की कोई जरूरत नहीं है, आप हमेशा सच्चे रहो, आपको सेंट फिलिया जितना परफेक्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको गलत और सच में फर्क पता होना चाहिए। मिया बोलती है ये सच है, ये सही है, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। मैं उस आदमी से हमेशा नफरत करती रहूंगी जिसने मेरी बहन को यहाँ से निकाला है। मैं राज्य को बचा कर रहूंगी और उसको सबक सिखा कर रहूंगी। अब वो बोलती है कि हमें पहले क्या करना चाहिए। मिया बताती है कि सबसे पहले हमें राजा को ठीक करना चाहिए, तब तक हमें कोई ऐसा चाहिए जो राज्य को संभाले। हिमारी बोलती है आखिर कौन? मिया बताती है कि राज्य में कोई और भी है जो कि गद्दी के हकदार हैं, वो बस अपने कमरे में ही रहते हैं। उनका नाम है प्रिंस जूलियस के बड़े भाई।